चलिए, तो हम थे डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस पे ना, राइट। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्जेंट ना, मैट्रिक्स को सफाई करने वाला डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, और खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। यानी कि अगर ए मेरा 1 1 0 1 है एंड पी मेरा √3/2 1/2 -1/2 और √3/2 है, एंड Q इज इक्वल टू पी ए पी का ट्रांसपोज एंड X इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज Q की पावर 2005 इंटू पी, देन X की वैल्यू बताओ। और देख के चक्कर आने वाला क्वेश्चन है कि भाई ये क्या सर, आप क्या बोल रहे हो, पहले ये बताओ, राइट। कैसे? नहीं, ये वैसे नहीं होगा, ये वैसा नहीं होगा। ये देखो ना, इसको इसको देखो, इसको इसको देखो, थोड़ी घबराहट होनी नहीं शुरू हुई तुम्हें कि क्या सर ये क्या चीज है? बोलो क्या करें? सोचो 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 सोचो, क्या किया जाए? बोलो बोलो बोलो। पी इंटू पी ट्रांसपोज इज आई, बिल्कुल होगा भाई, क्यों होगा? अच्छा, क्यों होगा पी इंटू पी ट्रांसपोज आई, ये तो बता। हाँ वो तो ठीक है, डन। क्योंकि ध्यान से देखोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या? उसमें जीरो होते हैं। ठीक है, चलो पी इंटू पी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो देखते हैं भाई, इसने बोला तो चेक तो करे ना, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा। फायदा तो बाद में सोचेंगे, आओ देखें। ये पी है मेरा, ये 1/2 है, ये -1/2 है, ये √3/2 है, और इसका अगर ट्रांसपोज करें तो वो आएगा √3/2 -1/2 और इधर 1/2 और √3/2। करना मल्टीप्लाई, क्या आया? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, √3/4 प्लस 1/4, 4/4 मतलब 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, -√3/4 प्लस √3/4। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -√3/4 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, बिल्कुल भाई आई बन गया। तो क्यू और ए कैसे भाई? अरे वो पी इधर पड़ा है, पी ट्रांसपोज इधर पड़ा है, अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते भाई, वो तो घपड़े वाला काम कर देगा तू ना, वो थोड़ा करने। और कुछ बोलो, और कुछ। अच्छा पहले इसको उठा ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इसने इसकी बात की ना, इसको उठा लेते हैं। Q इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज। हाँ, तुम ट्रांसपोज को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट प्री मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, पी ट्रांसपोज से कर दो। पी ट्रांसपोज Q इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज, और पी ट्रांसपोज और पी क्या हो जाएगा? आई। तो पी ट्रांसपोज Q किसके इक्वल आ गया? और वो तो फिर से वही बन जाएगा, जरूरत ही नहीं है ना, वो तो फिर पी से करोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, एक चीज तो समझ आ गई। दूसरी चीज कैसे? उधर पी फिर आ जाएगा, पी और क्यू की पी और ए की वैल्यू फिल कर देंगे, पी और ए की वैल्यू फिल अगर कर देंगे
तो क्यू आ जाएगा, पीटी क्यू आ जाएगा। उसका फायदा, क्यू की पावर कितनी है, 2005। हाँ कर दे पी से, ये बनेगा आई, तो मतलब क्यू बन जाएगा, और इधर बन जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज। ऐसे नहीं, मैंने कहा था इधर इधर प्री कर रहे हो तो उधर ही प्री, इधर पोस्ट कर रहे हो उधर ही पोस्ट, घर का राज। अच्छा आप सुनो, थोड़ा इसका इसका देखते हैं यार, ये क्या बन रहा है ध्यान से। x इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, अभी तक तो मैं तुम्हारे कहने पे चल रहा था, अब जो बचा कुछ चीज है उसको देखें, ठीक है। अच्छा पी ट्रांसपोज और क्यू की वैल्यू तो है मेरे पास, पी ट्रांसपोज और क्यू की वैल्यू तो है मेरे पास, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ फिर, एक मिनट, इधर ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, फर्स्ट रो को 1 आया, ए स्क्वायर निकालना, ए स्क्वायर कितना आ रहा है इसका, चलो देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू इससे ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे 2005 है तो कितने रह गए, 2000, डन। तो ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू क्यू, क्या होगा a इंटू पी, इसकी वैल्यू, और q की पावर 2004 इंटू पी, यही बना, राइट। और अब अगर दोबारा से मैं ऐसा कर दूं, a पी ट्रांसपोज, सही तूने बोला बिल्कुल, एक और क्यों निकाल लिया, तो ये कितना बना, x इज इक्वल टू पी ट्रांसफर इंटू क्यू, फिर से क्या बना, ए इंटू पी का ट्रांसपोज। तो तुम्हें लग रहा है सर ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, ध्यान से सुनना, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि सर एंड पे पता है क्या होगा, ए की पावर क्या बच जाएगी, 2000, क्या होगा, वो तो मल्टीप्लाई कर देना, हो क्या रहा है, 2005 था, एक इधर ए शिफ्ट हो गया, मतलब इसकी पावर 1 हो गई, फिर 2003 हुआ, इधर ए स्क्वायर हो गया, जैसे इधर 2002 होगा इधर ए क्यूब हो जाएगा, और जैसे इधर 0 होगा इधर 2005 हो जाएगा। क्या ए की पावर 2005 निकाल सकते हो, जरूरत नहीं पड़ेगी, पता क्यों, जैसे तुम ए स्क्वायर निकालोगे ना तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 1101 इंटू 1101, देखना कितना आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1201, इसका मतलब जैसे मैंने स्क्वायर किया इधर 2 आ गया, जैसे मैं क्यूब करूंगा इधर 3 आ जाएगा, जैसे 4 करूंगा, तो जैसे 2005 करूंगा 1, 2005, 0, फिर तो हो ही जाएगा खत्म। हाँ खतरनाक क्वेश्चन था ना, ये तुमने ही करवाया भाई, ये तो इसने ये बोला तो मैंने ये कर दिया, किसी ने वो बोला तो वो कर दिया, बस इधर से दिखना शुरू हो गया, ये भी तुमने किसी ने बोला था कि ऐसे होगा, अर्चित नहीं बोला था, हो गया खत्म, ठीक है ना, रल मिल के ही क्वेश्चन हो गया, बट बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये, अगर तुम ना बोलते तो इसको अभी लगते 5 मिनट आराम से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, और तुम्हें मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, जब तुम एडवांस एक्सरसाइज करोगे ना इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये मेंस में को डाल सकते हैं, पर तुमने मेंस वाले क्वेश्चन देख लिए होंगे कि कैसे आए हुए मैट्रिक्स के, कैसे, हाँ डाल सकते हैं भाई, बिल्कुल, नहीं नहीं, एडवांस में सब्जेक्टिव भी आता है ना न्यूमेरिकल टाइप, नहीं उन्हें भी आता है, डाल सकते हैं बिल्कुल, नहीं नहीं पागल है, बोर्ड वालों ने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, इसकी शक्ल है कैसी, हाँ होता क्या ही, हाँ।
अरे बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करे, उन्होंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स। ये रेज कर दूं ना, डन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तुम्हें याद होगा कि तुमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था मैट्रिक्स मेथड, ax इक्वल टू बी वाला, बट उसमें भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डन। अब सुनना, हमेशा मैट्रिसेस में कितनी इक्वेशंस आएंगी? 3, और इन तीनों को सोल्व करके एक्स वाई जेड निकाल दे। ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है 5 मार्क्स का, ठीक है ना। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं आता जितना हम एक्सप्लेन करेंगे आज। बोर्ड में एक लिमिटेड है भाई कि वो मेथड लगाओ, मैट्रिक्स मेथड, एक्स वाई जेड आया, बात खत्म, ठीक है। बट इसमें थोड़ा हम चीर फाड़ करेंगे। 3 इक्वेशन मान लो कोई भी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू कुछ भी ले लो से d1, डन। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू। अब तुम्हें इतनी बात तो सभी को पता है कि जब भी हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ax इज इक्वल टू, एवरीवन नोस, जिसको नहीं पता लिख लेना। हम हमेशा इसको सोल्व करते हैं और मेरा एक्स वाई जेड आ जाता है। सबसे पहले ए होता क्या है? ए होता है मेरा, ध्यान से सुनना, जो एक्स वाई जेड, एक्स वाई, अच्छा जेड भी तो था यहाँ पे जेड भी लिखो भाई, जेड को तो भूल ही गए। ए मेरा क्या होगा? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उसका मैट्रिक्स, मतलब पहली रो होगी a1 b1 c1, सेकंड रो होगी a2 b2 c2, एंड थर्ड रो होगी a3 b3। एक्स क्या होता है मेरे पास, मैं लिख देता हूं, ए होता है a1 b1, फिर a2 b2, फिर a3 b3, और x क्या है मेरे पास? एक्स वाई जेड। और z क्या है मेरे पास? सॉरी, b क्या है मेरे पास? दैट आर द कोफिशिएंट्स, राइट, दैट आर द कोफिशिएंट्स। अब अगर इसको सोल्व करना है हमें, तो ये a उधर जाकर a इनवर्स हो जाता है, ये सभी को याद होगा। या तुम ये कह सकते हो प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, ये बन जाएगा। अब सुनो, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इनटू क्या है? डिटर्मिनेंट इधर चला गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू। और तुम्हें याद होगा हम हमेशा दो चीजें देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो तुम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हो, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0, सॉरी उल्टा बोल दिया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम देते हो? सिंगुलर, और तुम इसका इनवर्स फाइंड, और अगर इनवर्स नहीं कर सकते तो सॉल्यूशंस की तो बात दूर किया, वो भी केस लेंगे हम। चलो 2 केस ले ही लेते हैं यार, लेंगे क्या? पहला, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, मैं थोड़ा सा अगले पेज पे करता हूँ इसको, लिख लिया इसको, लिख लिया इसको, फटाफट इसको लिख लो, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसे। कर लो, या लिख लेना, बाद में थोड़ा टाइम दे दूंगा मैं, पहले सुन लो। हमारे पास आया यहाँ पर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिटर्मिनेंट जीरो हो या डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। और अगर जीरो हुआ तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सिया, और इसको नॉन सिंगुलर। डन। अब सुनना अगर मैं अब दो केस ले रहा हूं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी जीरो हो गया, ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जीरो, और राइट हैंड साइड भी क्या है। अब अगर ये जीरो है और ये भी जीरो है तो मैं एक्स वाई जेड की कुछ मर्जी वैल्यू फिल करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ मर्जी फिल कर दो, हमेशा सेटिस्फाई करेगी। हाँ, क्योंकि जीरो इंटू जो मर्जी कर दो जीरो, और ये तो जीरो है ही। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी। हाँ बिल्कुल, इनकंसिस्टेंट नहीं बोलते वो, नो सॉल्यूशन को बोलते। ठीक है, सेकंड, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मान लो जीरो ना हुआ। अब देखो ध्यान से, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जीरो है, ये जीरो है, और ये जीरो नहीं है, तो कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सर जीरो है, ये जीरो है ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही नहीं है। तो अगर इन केस ऐसा कुछ बन जाए, वो बोले डिटर्मिनेंट जीरो है बट ये जो है ये जीरो नहीं है, तो बोल देना भाई नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। भाई वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। डन। अगली चीज, अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, अगर जीरो बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये जीरो हो जाए, ये पॉसिबल है। वो कैसे? मान लो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, बट ऐसा तो हो ही सकता है ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाए। हाँ इट इज पॉसिबल। इसका मतलब एक्स मेरा जीरो होगा, एक्स मेरा जीरो, और एक्स क्या था मेरा? एक्स था एक्स वाई, ये किसके इक्वल होगा? जीरो। जीरो मतलब इसका मतलब एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो ना, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस एक नाम दिया हुआ है, जब एक्स भी जीरो हुआ, वाई भी और जेड भी। डन। सेकंड केस क्या होगा बोलो? सेकंड केस, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो। अब देखो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, हाँ बट किसी फिक्स वैल्यू के लिए तो इक्वल हो ही सकते हैं, और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा केस बन जाए तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल। चीट फाड़ कर दिया कि भाई इससे ज्यादा केस बन ही नहीं सकते, यही बन सकते हैं बस। डन। अब लिख लो, पिछला पेज करूं पहले? हाँ रुक गया। याद था, गुड, रिवाइज हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तगड़े तगड़े, फिर मजा आएगा जब एडवांस लेवल के करेंगे। हम्म, ना 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 ना। डन। हाँ भी लविस्या, तो ठीक है यार, आंख में हो गया, मुंह क्यों छुपा रहा है? ठीक, कोई चक्कर नहीं है भाई, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? हाँ, मुंह छुपाने वाला काम थोड़ा किया, वो तो अपने आप हो गया भाई।
मुंह चबाने लग गया यार। हाँ, फिर मोहम्मद सारे अपने ही हैं यहाँ पे, कोई गुस्सा नहीं करता। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा मैं पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा नई चीजें की बात भी करेंगे। डिटर्मिनेंट, कुछ एक आधी प्रॉपर्टी जो मिस होगी हो या है ना कुछ भी। पहली बात, मुझे इतना बता दो, थोड़ा बेसिक पूछ ही लेते हैं तुमसे, कि डिटर्मिनेंट हमेशा कौन सी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर, ऑलवेज पॉसिबल फॉर, हाँ, ऑलवेज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, हम स्क्वायर बोलेंगे भाई, ऑलवेज पॉसिबल फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट, अच्छा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे? मान लो कि मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू A11 A22 माइनस, डन। अच्छा थर्ड पॉइंट, अच्छा इसका एक नाम होता है, याद रखना, डेल्टा, डन। थर्ड पॉइंट, कोफैक्टर और माइनर क्या होते हैं तुम्हें याद होगा, है ना? अब मैं लिख के नहीं रहा, ठीक है, वो तुम बता सकते हो बड़े आराम से। अगली चीज, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको तुम डेल्टा बोलते हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं किसी भी रो से निकाल सकता हूं, किसी भी कॉलम से, ये बात की थी हमने। मैंने किसी कोई भी एलिमेंट उठाया रो का, एनी एलिमेंट ऑफ रो, मैंने एक रो पकड़ी, एक एलिमेंट उठाया उस रो का, और उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका मैं समेशन लगा दूंगा। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने कोई एक रो पिक कर ली यार, मैं पता क्या करूंगा, मैं इस रो से निकालूंगा डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या करता हूं हमेशा, पहले 1 लेता हूं, कॉलम और रो गया, तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ, फिर मैं प्लस लगाकर दूसरा एलिमेंट उठाऊंगा बट माइनस के साथ। अब माइनस क्यों लगाते हैं? कोफैक्टर के कारण, क्योंकि इसका नाम है A12, 1 2 1 + 2 3, अगर 3 है तो साइन चेंज होगा माइनस का। फिर इसका कॉलम गया, रो गया, फिर समेशन का मतलब होता है ऐड करते जाना, प्लस मैं 3 उठाऊंगा उसको उसके कोफैक्टर के साथ। तो मतलब मेन बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर मैं पहला एलिमेंट उठा रहा हूं ना, तो मैं उसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। और अगर मैं दूसरा एलिमेंट उठा रहा हूं ना, तो उसको ही इसके कोफैक्टर के साथ, और अगर थर्ड उठा रहा हूं तो उसको ही उसके, ये चीज। कोई कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं ये एलिमेंट उठाऊं बट कोफैक्टर इसका ले लूं, ये बात ध्यान रखियो, आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर तुम अगर तुम फोर्थ पॉइंट है, ये डन लिख लिया, फोर्थ पॉइंट है कि अगर तुम एलिमेंट तो 1 1 उठा रहे हो बट कोफैक्टर किसी और का, एलिमेंट तुमने उठाया 1 2 बट कोफैक्टर, एलिमेंट तुमने उठाया 1 3 बट कोफैक्टर, तो आंसर हमेशा, ये सीबीएसई में बोर्ड्स में पूछा गया एमसीक्यू है, और इंपॉर्टेंट भी है ये बात, कि अगर गलती से दे भी दे जेई में तो फटाफट बोलेंगे 0, आगे बढ़ो। और जेई मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा है सिंपल सिंपल, इस बार भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए उसने मैथ के, केमिस्ट्री के तो बिल्कुल ही सीधा दिए, मतलब केमिस्ट्री में बच्चे ये बोल रहे थे सर ये तो हम देख के आंसर लगा रहे थे, है ना? तो इसलिए परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे देंगे जेई का, और कंपटीशन और बढ़ गया। चलिए, अच्छा, अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इफ डेल्टा डैश इज अ डिटर्मिनेंट
is the determinant made by कोफैक्टर्स। कि मैंने एक ऐसी मैट्रिक्स बनाई, डिटरमिनेंट बनाया जो कि हर एक एक कोफैक्टर से बने, तो उसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो जो सिंपल मैट्रिक्स होगी, जो एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है, हमने सभी के कोफैक्टर ले लिए, उसका डिटरमिनेंट बनाया, जो उसका डिटरमिनेंट आएगा और जो सिंपल डिटरमिनेंट था वो उसकी पावर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आगे बढ़े, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में होगा, ये होगा फोर्थ में। मैट्रिक्स रहेगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट किसमें होगा, 1 3 4 5 6, 1 या 2 में। वन में तो नहीं है, फिर 2 में ही होगा। चलो करें कुछ क्वेश्चंस। ना, 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 ना। ये भी लिख ही लो यार, एक बता ही देता हूँ, लगे हाथ। चलो अच्छा, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी लिखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, the value of determinant remains unchanged, the value of determinant remains same या unchanged if rows and column, if rows and column are interchanged, if rows and column are interchanged। कहने का मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स है से डी, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, अगर मैं कॉलम को रो बना दूं, मतलब उसका ट्रांसपोज कह सकते हैं हम एक बार, तो पहला जो कॉलम है ये है, ये पहली रो बन जाए और ये बन जाए B1 B2 B3 और ये हो जाए C1 C2, तो आंसर हमेशा सेम आए। ठीक है, सिंपल सी बात। और ये हमने शायद पढ़ा भी था कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का सेम होता है, वही बात है। सेकंड, इफ एनी, if any two rows, if any two rows or column, if any two rows or column of a determinant, if any two rows or column of a determinant
are interchanged, comma, the value of determinant is changed in the value of determinant is changed in sign only, in साइन ओनली। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 सेम यही लेते हैं, और A2 B2 C2 और A3 B3 C3, अगर मैं किसी भी दो रो या कॉलम को चेंज करता हूं, किसी दो रो को या मतलब अलग अलग कॉलम को, मान लो मैंने फर्स्ट रो को और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, मैंने इसको बना दिया A3 B3 C3, ये वैसे ही रहा और ये वैसे ही रहा, तो होगा क्या, जो मेरा आंसर आएगा ना उसमें डिफरेंस होगा सिर्फ माइनस का। साइन हमेशा चेंज होंगे। मैंने दो रो को चेंज किया, साइन माइनस का, फिर मैंने अगर इनको दोबारा से चेंज कर दिया, साइन प्लस का, फिर मान लो सेकंड थर्ड को चेंज कर दिया, साइन माइनस का, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये सेम कॉलम में भी होगा, अगर मैंने किसी दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। डन। नेक्स्ट, थर्ड है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो if all the elements of a row or column are zero, then the value of determinant is zero। अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी अगर एक रो जीरो हो जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम जीरो। फोर्थ है हमारे पास, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम if all the elements of any row, मतलब किसी एक रो, if all the elements of any row or column are multiplied by the same number, then the determinant is multiplied by that number, then the determinant is multiplied by that number। डन। समझ आ गई बात, क्या कहना चाह रहा है वो, कि अगर कोई भी एक, मान लो ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, अगर मैं, इसका आंसर आ रहा है डी, अगर एक रो को मैं K से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक रो को, तो आंसर ही मेरा क्या आ जाएगा, KD। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट, if all the elements of a row or column are proportional का मतलब रेशो सेम, वेरी गुड, are proportional or identical to the element of any other row, then the determinant vanishes।
देन द डिटर्मिनेंट वैनिशेस, और ये कह सकते हैं डेट इज वैल्यू इज 0। कहने का मतलब कि अगर 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 ये मेरा 1 2 3 है और जो दूसरी है ना या तो वो सेम हो तब भी आंसर 0 आएगा अगर ये आइडेंटिकल होगी, या अगर ये 1 2 3 है और ये 2 4 6 है, और ये कुछ भी हो सकती है 2 3 4 ले लो। अब ये दोनों देखो प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 4 भी 1/2 और ये भी 1/2, तब भी आंसर। ठीक है, डन। क्वेश्चन करें एक, लिखो एक क्वेश्चन और फिर खत्म। लिखो लिखो, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट determinant of a b c x y z p q r is equal to determinant of y b q x a p z c। अरे बोलो क्या करें, क्या किया जाए? सेम प्रूव करने, प्रूव दैट। अच्छा पहले हम ये देखते हैं कि है क्या। ये पड़ा एबीसी, इधर पड़ा इस तरह एबीसी, मतलब पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में चेंज। क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है ऐसे रो और कॉलम को चेंज करने में? नहीं, तो मैं रो और कॉलम को चेंज कर दूंगा, चेंजिंग कॉलम टू रो। तो ये क्या बनेगा, ए एक्स पी, ये बनेगा बी वाई क्यू और सी जेड। अब सुन, अब क्या करें, अब क्या करें, इन कॉलम को, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को चेंज कर दो, क्योंकि एबीसी इधर है। अब तो जैसे मैं चेंज करूंगा कॉलम को तो साइन चेंज होगा। हाँ, अगर किसी दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। इसका मतलब कि ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ, इन दोनों को चेंज कर दिया इंटरचेंज, ये आ गया एक्स वाई जेड, ये आ गया ए बी सी, ये वैसे का। आगे अब क्या करें, पहली रो और दूसरी रो को, और अगर मैं इंटरचेंज करूंगा साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा और क्या बनेगा, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो पहले आ गया वाई बी क्यू, दूसरा एक्स ए, और थर्ड क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। डन। तो आज के लिए इतना ही, फिर बढ़ेंगे कल आगे। ना, ना,